हेलो प्यारे दोस्तों। कक्षा 9 के चैप्टर नंबर 4 कार्य और ऊर्जा को सीखने के लिए आइए हम कुछ काम करते हैं। अब ये काम क्या होता है? देखिए, साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल लगाकर वस्तु को विस्थापित करते हैं तो हम उस वस्तु पर कार्य कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जैसे व्यक्ति दीवार पर बल लगा रहा है पर दीवार तो नहीं चल रही है अर्थात विस्थापित नहीं हुई है, तो ये व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है। दूसरा देखते हैं, अगर कार्य किया जाता है तब क्या होता है? जब कार्य किया जाता है तो वस्तु विरामावस्था से गति में आ जाती है, गति से विरामावस्था में आ जाती है बल लगाकर। तो कार्य करने की दशा, दो कंडीशन होती है, वस्तु पर बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित हो जानी चाहिए। अगर वस्तु पर बल लगाया है और आपने विस्थापन किया है तो इन्हीं का गुणनफल बल गुणा विस्थापन, इसी को ही हम सिंपल कार्य बोल देते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, जैसे एक घोड़ा बुग्गी, घोड़ा क्या है, बल लगाकर बुग्गी को खींच रहा है, तो ये कार्य कर रहा है इसके ऊपर। ठीक है। और वो कार्य नहीं होता जैसे कोली वजन उठाकर चलता है, क्योंकि वस्तु तो उसकी सर पर स्थिर रहती है, वस्तु में तो विस्थापन नहीं हुआ। ठीक है। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। यह एक अदिश राशि होती है। ठीक है। और इसका मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। एक जूल, जब एक बल वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है तो हम 1 जूल कार्य करते हैं। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। ठीक है। कार्य करने के परिणाम दशाओं पर निर्भर करता है। बल का परिमाण, ज्यादा बल यानी ज्यादा किया गया कार्य, कम बल यानी कम किया गया कार्य। ठीक है। और ज्यादा विस्थापन होगा तो हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, कम विस्थापन तो कम काम करना पड़ेगा। कार्य जो होता है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। कार्य धनात्मक कब होता है? जिस दिशा में बल लगाते हैं उसी दिशा में यदि वस्तु विस्थापित हो जाती है तो हम कहते हैं कि हमने धनात्मक कार्य किया है। ऋणात्मक तब होता है जब बल तो हम दूसरी दिशा में लगाते हैं और वस्तु विस्थापित उसके अपोजिट दिशा में होती है, जैसे घर्षण बल। घर्षण बल के कारण ऋणात्मक कार्य प्राप्त होता है। शून्य कार्य कब होता है? कि हम बल तो लगा रहे हैं तो वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है, या वस्तु विस्थापित हो रही है पर बल जीरो है वहां पर। तो इस दोनों कंडीशन में, या तीसरी कंडीशन क्या है कि जो बल लगा रहे हैं वो वस्तु के लंबवत लगा रहे हैं, तो इस कंडीशन में कार्य जीरो होता है। आगे देखते हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ही हम ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है। ऊर्जा एक अदिश राशि है ये भी। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलो जूल, जो कि 1000 जूल के बराबर होता है। ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं, आप देख भी पा रहे होंगे, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उसमें ऊर्जा, ये सब। अब देखते हैं गतिज ऊर्जा क्या होता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, या अर्थात काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा बोलते हैं, जैसे क्रिकेट की बॉल, आदमी का रन करना और बहती हवा, ये सब गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल्स हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर m द्रव्यमान की वस्तु पर एक समान वेग v से गतिशील हो और उस पर F बल लगाकर उसे s डिस्टेंस विस्थापित किया गया हो और उसका अंतिम वेग v हो, परंतु त्वरण जो है एक समान त्वरण ही रहे, तब किया गया कार्य W बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। पर बल बराबर होता है m में द्रव्यमान गुणा त्वरण, न्यूटन के सेकंड लॉ से। तब गति की तृतीय इक्वेशन क्या बोलती है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। s को यहाँ से निकालेंगे और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे तो हमें मिल जाएगा W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यदि वस्तु विराम अवस्था में हो स्टार्टिंग में तो हम कहेंगे u को जीरो वैल्यू पुट कर देंगे और हमें मिल जाएगा W बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, जैसे आप अभी देख भी पा रहे होंगे सबसे ऊपर। इसी कार्य को हम गतिज ऊर्जा के बराबर रख देते हैं तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बन जाता है हाफ द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर। एक एग्जांपल है, आप ट्राई कीजिए। स्थितिज ऊर्जा देखते हैं। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा इसके आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, या वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बांध में जमा पानी, या खिलौना कार में कसी हुई स्प्रिंग। कई बार हम चाबी भर देते हैं स्प्रिंग में तो उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। या हम क्या करते हैं, कई बार धनुष बाण को, जैसे धनुष पर बाण चढ़ाते हैं तो पीछे खींचते हैं, तो पीछे खींचने में जो कार्य किया जाता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में धनुष में संचित हो जाता है। अब स्थितिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान पर निर्भर करती है, द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा स्थितिज ऊर्जा उतना ही ज्यादा होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध यदि हम किसी वस्तु को h ऊंचाई तक उठाते हैं तो वस्तु पर किया गया कार्य W बराबर बल गुना विस्थापन। यहाँ पर बल वस्तु का भार हो जाएगा अर्थात W बराबर mg गुना h। तो यही वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह कार्य वस्तु की गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः इसे हम स्थितिज ऊर्जा EP इज इक्वल टू mgh, जहाँ g जो है पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इस एग्जाम्पल को जरूर ट्राई करिए जिसमें आपको वस्तु का द्रव्यमान और ऊंचाई दी हुई है। अब देखते हैं ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। बच्चों जैसे सौर ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट होती है या केमिकल ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में। इसी प्रकार आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि मैंने पृथ्वी से एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका तो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी जो थी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। दूसरे डायग्राम में जब पत्थर जो है वो ऊपर जाके रुक जाता है तो सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है और फिर जब वो ऊपर से नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। इससे पता चलता है कि टोटल ऊर्जा जो है किसी वस्तु की वो हमेशा संरक्षित रहती है। ऊर्जा को ना ही तो नष्ट कर सकते और ना ही उत्पन्न कर सकते, जबकि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए, एक वस्तु का मुक्त पतन के समय ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार रहता है। देखिए मैंने आपको बताया कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा एक दूसरे के साथ परिवर्तित होती रहती है। अर्थात जब फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल बोलते हैं केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु का पृथ्वी की ओर गिरना, इस कंडीशन को फ्री फॉल बोल देते हैं। तो उस वक्त जो है आपकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो सम होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यानी आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। ये ऊर्जा के रूपांतरण की दर को भी शक्ति बोल देते हैं। शक्ति बराबर होता है किया गया कार्य बटे समय। तो P बराबर W बटे T, जहाँ इनका मात्रक हो जाएगा जूल पर सेकंड और 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकंड होता है। अर्थात जब 1 जूल कार्य 1 सेकंड में होगा तो शक्ति 1 वाट होगी। अब विद्युत उपकरणों के द्वारा विद्युत ऊर्जा को उपयोग करने की दर को विद्युत उपकरण की शक्ति कहते हैं। शक्ति के बड़े मात्रक किलोवाट हैं। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। एक एग्जांपल दिया है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अब किलोवाट और क्या होता है, जब 1 किलोवाट शक्ति का विद्युत उपकरण में 1 घंटे में उपयोग किया जाता है, अर्थात 1 घंटे में 1 किलोवाट शक्ति किसी यंत्र द्वारा उपयोग कर ली जाती है तो हम बोलते हैं कि ये अब 1 किलोवाट ऊर्जा व्यय हो चुकी है। 1 किलोवाट ऊर्जा तथा जूल में संबंध देख लेते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट गुना 1 घंटा और 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1 किलोवाट और इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल और इसे ही हम 1 यूनिट बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि यदि हम 1 घंटे में 1 किलोवाट ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे घर के जो मीटर लगा है उसमें 1 यूनिट की रीडिंग बढ़ जाती है। ये एक आखिरी एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा यदि आपके घर में मीटर लगा है और आपको रीड करना आता है उसे, तो आप अपना खर्च भी पता लगा सकते हैं कि एक महीने में हमारे घर का खर्च कितना आता है। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। थैंक यू, इसे शेयर कीजिए।